हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने की फर्स्ट यूनिट में आपकी कंप्लीट करवाऊँ, जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अभी आपका शेष रह गया है मापन और मूल्यांकन। आपने अगर इस बार का एग्जाम पेपर अगर आपने एनालिसिस किया होगा, अगर आपको किसी ने बताया होगा, आपने पूछा होगा, तो आपको पता होगा इससे क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किया था मापन और मूल्यांकन से। वो क्वेश्चन इस बार का क्या था, उसमें था आपका कि जो आपके मापन के जो स्तर होते हैं वो उन्होंने पूछे थे। उसमें से सबसे प्योर स्तर और उच्चतम स्तर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर था अनुपातिक मापन। यही क्वेश्चन आपका एजुकेशन, जिनका भी एजुकेशन सब्जेक्ट रहा होगा, इसी से क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था। ओके, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसी वजह से मैं टॉपिक लेके इनकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले जो पेपर आता था 2018 से पहले, तो उसमें डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट अब आती है डेफिनेशन, बट कभी एक पूछ दी कभी नहीं भी पूछी, इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि एक शिफ्ट में आई अदर शिफ्ट में नहीं आई, तो इसको हम लेस नहीं कर सकते है इंपॉर्टेंट। बट आप एक सरसरी निगाहों से आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम, तो आपको याद हो जाएगी किसकी डेफिनेशन थी। क्योंकि स्टार्ट करते हैं, मापन क्या है। मापन क्या है, तो मापन को आप साधारणतः जो लैंग्वेज रहती है हमारी, नाप भी बोल सकते हैं। अगर अपनी वूल लैंग्वेज में आप यूज करते हैं तो उसको नाप भी बोल सकते हैं। तो मापन क्या है, किसी वस्तु के गुण, क्वालिटी, धर्म, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मापन क्या है, मापने में और नापने में क्या करते हैं, किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही तो नापते हैं हम। आदि को संख्याओं में, डिजिट में व्यक्त व्यक्त या प्रकट करना ही मापन है। अर्थात मापन के लिए अनिवार्य है कि वस्तु और गुण को अंकात्मक मान 1 2 3 करके अंकात्मक मान जरूर प्रदान करें। यह आपका हो गया मापन। आप समझ गए मापन क्या। मापन का मतलब होता है किसी चीज को नापना, वो भी अंकों में, डिजिट में नापना। उसके बाद इसके आप डेफिनेशन देख लीजिए। ये आपके स्टीवेंसन की, ये आपकी है MS स्टीवेंसन की, ये आपकी इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ऐसे नहीं कि आपके नेट के पर्पज से ही ये बनी हुई। आपने इसका एक चैप्टर है जिसका एजुकेशन सब्जेक्ट रहा होगा, जिसने कंपटीशन के से पहले तैयारी की होगी, तो वो जानता है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन इससे पहले इंपॉर्टेंट रहे, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, अगर जिसने कंपटीशन की तैयारी इससे पहले की है और देखी है। तो मापन में जो ये आपका फर्स्ट पेपर है जो कि कंपलसरी है, लेकिन ये जो चैप्टर आपका है, ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन सब्जेक्ट से ही लिया गया है, क्योंकि रिसर्च है और आपको रिसर्च करना है, लेकिन जो आपको टीचिंग करनी है तो वो एजुकेशन सब्जेक्ट से ही मेन रिलेटेड है। तो ये उसी का एक टॉपिक लिया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले जितने बार भी पूछा गया मापन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये डेफिनेशन पूछी गई है, तो इनकी पूछी गई स्टीवेंसन साहब की मापन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर आप नोट्स बनाते चले तो नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रहते तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्टीवेंसन साहब ने क्या कहा है, किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। आपके अपील साहब ने क्या कहा है, मापन द्वारा एक व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकता है। ब्रेकफील्ड और मोरडॉग ने क्या कहा, किसी तथ्य के विभिन्न गुणों या आयामों को चिन्ह या अंक प्रदान करना ही मापन है। हेल्मस्टन जी ने आपके क्या कहा है, मापन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ में निहित विशेषताओं को आंकिक वर्णन होता है, आंकिक अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आप एक नज़र से आप देख लीजिएगा कौन सी डिफिनेशन में इन्होंने क्या बोला। स्टीवेंसन जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा हाईलाइट करके देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जिससे क्वेश्चन, जस्ट सिर्फ मैं वही थोड़ी बताऊंगी जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको इनके तथ्य बताऊंगी। आपके मापन के प्रकार, इससे क्वेश्चन काफी पुटअप किए जाते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं इससे कि मापन के कितने प्रकार है। तो आपका मापन होता है 2 प्रकार का, एक होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है आपका गुणात्मक। तो मात्रा जिसको हम नाप सकते हैं, ओके, और गुणात्मक मतलब उसके गुणों के आधार पर उसको हम बता सकते हैं, उसकी कोई नाप नहीं होती। मात्रात्मक वो मूर्त होता है, जो चीजें दिख रही हैं उसको हम नाप सकते हैं, उसकी लंबाई, भार, वजन, उसको हम नाप सकते हैं, चाहे तराजू से हो, चाहे मीटर से हो, चाहे सेंटीमीटर से, आप उसको नाप सकते हैं। लेकिन आप जिस किसी की बुद्धि को है तो आप किलोग्राम में नाप सकते हैं, वो कितने किलो की उसकी बुद्धि है, वो कैसा है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो एक दूसरे से उसकी कंपेयर करके कि उसकी 1 किलो बुद्धि ज़्यादा है, इसकी 2 किलो बुद्धि कम है, आप इसको ऐसे नहीं नाप सकते। तो एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त।
ओके, तो आप ये देख लीजिए मूर्त अमूर्त में क्या आता है, तो इसको भौतिक भी बोलते हैं। मात्रात्मक मापन को अगर आपको क्वेश्चन आता है भौतिक मापन और मानसिक मापन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मात्रात्मक कोई भौतिक कहते हैं, भौतिक चीजें क्या होती है, भौतिक चीजें हमारी क्या होती है, जो चीजें हमें दिखती हैं, होती हैं, विजिबल होती है, वो हमारी भौतिक चीजें थे। मानसिक मेंटल लेवल पे जो होती है, स्पिरिचुअल जिसको बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा गुणात्मक मापन, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इससे भी करते हैं। इसका देख लीजिए, इसका क्या अर्थ है, ये मूर्त होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भार होता है। इसमें क्या होता है आपका, अमूर्त होती है, क्षमता होती है किसी चीज की, बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि व्यक्तित्व का मापन, और इसे नापा नहीं जा सकता है। ओके, आपका ये हो गया आपका मात्रात्मक गुणात्मक मापन। और इसके मापन के कार्य क्या है, क्यों मापा जाता है, क्यों ये मापना क्यों आवश्यक है, इसके क्या कार्य है, तो वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, कि इनको भागों में बांटा जा सके। जैसे हम अपने क्लास में देखते हैं कौन सा बालक तेज है, कौन सा कैसा है, किस बालक को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, किस सेशन में रखना चाहिए। कभी होता है कि उसके बालक का एडमिशन होता है, इतना थोड़ा सा माइंड का तेज है, तो उसे जरूरी प्री नर्सरी में रखें हम, उसको नहीं, उसको फर्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, वर्गीकरण करना, स्टूडेंट का तुलना करना, कंपेयर करना, कौन इससे पता चलता कौन तेज है कौन नहीं तेज है, उसका मापने पर पता चल जाता है। और किस क्लास में इसका एडमिशन है, कैसे इसको आगे किस कोर्स में किसी विधि द्वारा कैसे इसको पढ़ाया जैसे पूर्व कथन, उसके आधार पे उसको कहना कि ये आगे चलकर इस बच्चे को ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा, ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में तेज है, ये अगर ये सब्जेक्ट लेके आगे कुछ करेगा तो फ्यूचर में आगे ना आगे कुछ कर लेगा, कोई व्यवसाय अपना खड़ा कर सकता है। परामर्श एवं निर्देशन, मापन के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर ये कमी है, उस कमी को उसको किस माध्यम से उसको दूर किया जाए, क्या उसका कारण है। तो इसमें मापन के द्वारा हम बता सकते हैं उस बच्चे में क्या कमी है और उसका हम उपचार कर सकते हैं। अगर आप यही देख लीजिए, स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे का पढ़ने में क्यों मन नहीं लग रहा है, क्या उसके अंदर कमियां हैं, निदान करना मतलब उसका उपचार करना, खोज और अन्वेषण करना, उस चीज़ के बारे में आप पता लगा लेते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है, आगे फ्यूचर में आके जाके वो क्या करेगा। ये आपके मोस्ट इसके कार्य है मापन के, मेजरमेंट के। तो वर्गीकरण, तुलना करना, पूर्व कथन, ये देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर हम इजी वे में अगर आपको समझाए तो वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आ जाता है वहाँ पे पूर्व कथन, तो आप भूल जाते हैं पूर्व कथन क्या होता है, इसे मापन में पूर्व कथन था या नहीं था। तो पूर्व कथन होता है, पूर्व कथन मतलब है कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। ओके, परामर्श एवं निर्देशन जरूरी है। मापन के द्वारा आप ये समझ लीजिए, किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं तो उसके बारे में आपको ये पता चल जाता है व्यक्ति के बारे में, अगर हम नाप रहे हैं तो हाँ इसके अंदर क्या कमियां हैं, ये कैसा पर्सन है। ओके, तो आप परामर्श एवं निर्देशन और निदान, खोज और अन्वेषण, ये इसके साथ कार्य है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। ओके, 6 इसके कार्य है। इसके बाद आपका मापन पे क्या कितने स्तर होते हैं, इससे क्वेश्चन आया था, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो मापन के आपके कितने स्तर है, तो आपके मापन के 4 स्तर हैं। आपके स्तर किसने दिया था, आपके स्टीवेंसन साहब ने। किसने मापन के 4 स्तर बताया था, तो राइटर का नाम है स्टीवेंस। ठीक है, स्टीवेंसन ने दिए थे मापन के 4 स्तर। आपका पहला मापन है नामित, नॉमिनल, क्रमित, ऑर्डिनल, अंतराल, इंटरनल, और आपका है अनुपातिक रेशियो। ये वाला इस बार पेपर में आया हुआ था, पूछा गया था आपका। तो नामित का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, गुण का नाम। ठीक है, नामित का मतलब होता है गुण का नाम, किसी एक गुण के बारे में परिचर्चा करना। ये सबसे निम्न स्तर है मापन में। सबसे निम्न स्तर कौन सा, नामित स्तर। जैसे कक्षाओं में विद्यार्थियों के बस आपको ये बता दिया गया कि इतने बच्चे उत्तीर्ण और इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, तो ये कौन से स्तर है, किस टाइप का मापन है आपका, ये नामित स्तर का मापन। ठीक है, जिसे नाम से बता दिया गया कि इतने उत्तीर्ण इतने अनुत्तीर्ण है क्लास में। 60% जिसका मार्क्स आएगा वो उत्तीर्ण के अंतर्गत आएगा, जिससे 60% से नीचे आएगा वो अनुत्तीर्ण आ जाएगा। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है कि 60% उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण है 2%। तो नामित का मतलब आप समझ गए हो कि गुण धर्म के आधार पर उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, गुण धर्म क्या, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ओके, तो नामित, नॉमिनल, ये सबसे निम्न स्तर है मापन का। अगर पूछता है सबसे मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो आप क्रम जरूर याद रखिएगा। ये नामित फर्स्ट स्टेप में आता है, सेकंड में आपका क्रमिक आता है, थर्ड पे आपका अंतराल आता है, फोर्थ पे आपका अनुपात आता है। ये क्रम जरूर आप याद रखिएगा। मैं आपको क्रम ऐसे बता दे, फर्स्ट पे आपका नामित आता है, नामित आपका आता है, सेकंड पे आपका क्रमिक आता है, मैंने डिवाइड करने के लिए उसे बना दिया है, थर्ड पे आपका अंतराल आता है, और फोर्थ पे आपका आता है अनुपातिक।
ओके, आपका आता है आनुपातिक। आप ये देखा करिए कि कितना आपका हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रही हूँ। आप ये मत देखिए कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए, कोर्स तो आपको कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन आपको कितना क्या समझ में आ रहा है ना देखिए आपने कितना ज़्यादा पढ़ा। जो भी आप पढ़िए आप उससे सेटिस्फाई होने चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी पढ़िए आपको वो कंटेंट क्लियर हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर करने बैठे तो आपको हाँ वो थ्योरी समझ में, आप क्वेश्चन समझ जाए कि हाँ मैम ने पढ़ाया था या आपने पढ़ा, तो आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन क्या कोई भी वर्ड ना रह जाए जो आपका वहाँ पे क्लियर ना हो। ओके, तो आपका होता है सेकंड नंबर पर क्रमिक ऑर्डिनल। इसमें क्रम बताना होता है। जैसे पूछा जाता है कि हम लोग पूछते हैं कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि क्रम बताइए। सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्रम 4 5 6 ऑप्शन में देंगे, सबसे पहले कौन, उसके बाद सेकंड स्टेप पे कौन, थर्ड में कौन आया था, कब तक किनका शासनकाल रहा। तो क्रमिक मापन ये क्या है, ये हमारा बताता है क्रम। ठीक है, जैसे बच्चों का कक्षा में अनुक्रम, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्यों बनाया जाता है, ऐसे सबको लाइन में बैठा दिया जाए, सबकी अटेंडेंस ले लीजिए, लेकिन एक सीरियल बनाया जाए जिससे मापन हो सके। इस रोल नंबर का स्टूडेंट ऐसा है, इस रोल नंबर का वैसा है, हम जान भी सके कि स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, कितने एब्सेंट है, कितने एब्सेंट नहीं है। तो बच्चों का कक्षा में अनुक्रमांक, ये आपका, ये तो आपका अलग से है, ये आपका आता है क्रमिक मापन के अंतर्गत। ठीक है, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। स्केल, इससे आप नापते हैं। अंतराल, इंटरनल, जैसे जैसे अंतर होना, किसी चीज में नापने में अंतर होना। जैसे आपका था जनगणना, जनगणना कब होती है भारत में, आपको पता है हर 10 वर्ष बाद, 10 की जनगणना है। ओके, 10 की जनगणना है हमारे भारत में। 10 साल बाद हमको देखना होता है कि भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी जन्म दर, कितनी मृत्यु दर बढ़ी है। ओके, हर 10 साल बाद। तो मापन हमारा इस टाइप में भी होता है, हर 10 साल बाद भी हम नापते हैं। आपका आ जाता है अनुपातिक, ये सबसे उच्च स्तर है नाम मापन का। ओके, सबसे उच्च स्तर है, सबसे प्योर है। इसमें परम शून्य क्वेश्चन आता है, परम शून्य किसमें आता है, तो आपका आता है अनुपातिक मापन में। अब ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जाम में है कि परम शून्य किसमें आता है, सबसे मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो आपका है मापन का सबसे उच्च स्तर है अनुपातिक या रेशियो। ठीक है, इसी में आपका परम शून्य, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। इसमें अगर आपका आ जाता है निरपेक्ष मान या इकाई रहित मान, कौन सा मापन है, निरपेक्ष मान और इकाई रहित मान कौन सा है, तो आपका है रेशियो या अनुपातिक मापन। जैसे आपका पूछा था अनुपातिक मापन का एक एग्जाम्पल, जैसे पानी के एक परमाणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो ठीक है, तो आप क्या अनुपात में बताएंगे, 2:1। ठीक है, 2:1 कितना है आपका, 2:2:1। आपका जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये निम्न वाला और अनुपातिक, ये काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी परीक्षण की क्वालिटी, परीक्षण कैसे होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके कितने पुटअप किए गए हैं, इससे हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपका है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं, और क्वेश्चन एक ऐसे भी करके आता है कि कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे परीक्षण की। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको देखना होगा। इसमें ऐसा नहीं है आपके नेट में कि 4 ऑप्शंस ही हों, 4 ऑप्शन दिए हों तो आपका एक ही राइट हो। नेट की एक ये खासियत है, उसमें से एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, मैचिंग वर्ड आते हैं। इसी वजह से मैं बोलती हूँ सबसे पहले आपको कंटेंट, सिलेबस और कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। सफलता के लिए आपको सिलेबस पूर्ण रूप से पूरा पता होना जरूरी होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या अच्छे परीक्षण की विशेषता है, पहली विशेषता है आपकी वैधता। ठीक है, आपकी वैधता होनी चाहिए एक अच्छे परीक्षण में। उसको ये पता होना चाहिए परीक्षण में एक ऐसा होना चाहिए कि उसको ये पता नहीं अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं, किसी और ही उद्देश्य के अंतर्गत जा रही है ऐसी परीक्षा हो रही, वो उस उद्देश्य को पूरा ना करके कुछ कोई और ही उद्देश्य को पूरा कर रही है या उद्देश्य पूरा ही नहीं कर रही हो। ओके, आपका नेट जेआरएफ के आपकी एग्जाम हो रहा है तो नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग वो पेपर ले रहा है, आपका जो पेपर हो रहा है वो नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग है, या आपको छोटे बच्चों का पेपर ला के दे दिया कि क्वालिफाई करो तो आपको नेट जेआरएफ है, तो उसके अंदर एक उद्देश्य परकता भी होनी चाहिए, वैधता आपके अंदर होनी चाहिए, वो उद्देश्य पूरी कर रहा हो। विश्वसनीयता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए। आप अच्छे परीक्षण को आप अपने एग्जाम के थ्रू आप देखिए, परीक्षण को अपना एग्जाम समझ लीजिए, ये एग्जाम के अंदर एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम में लेता है टेस्ट जो एनटीए हमारा करा रहा है यूजीसी, तो किस आधार पे किस बेस पे करा रहा है हमारा पेपर, तो उसमें वैधता होनी चाहिए, उस चीज को वो अपना उद्देश्य अपने पर्पस को अचीव करे। विश्वसनीयता होनी चाहिए कि एक समान स्थिति है, समान परिस्थिति है,
ठीक है, उसमें समान परिणाम दें। कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई और क्वेश्चन पेपर दिया, हमने कोई और क्वेश्चन पेपर, उनका अलग सही है, मेरा अलग सही है। ठीक है, समान परिस्थितियां हो, समान उसका समान परिणाम हो। ठीक है, जैसे H2 आप बनाएंगे तो हर जगह पर बनाएंगे तो हर जगह पर पानी ही पानी बनेगा। वस्तुनिष्ठता हो, पक्षपात ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम आपके रिलेटिव हैं और आपने ज़्यादा नंबर दे दिए और हमको कम नंबर दे दिए। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो क्लास में, आपका ज़्यादा बिहेव अच्छा है तो आपको उसके आधार पे आपको मार्क्स दे दिए। ठीक है, इसी वजह से देखिए, अब पहले तो नाम पढ़ता था, हम छोटे क्लासों में थे तो कॉपी में नाम पढ़ता था, लेकिन अब क्या पढ़ता, रोल नंबर। नाम पता कुछ भी नहीं पड़ता, कोई एड्रेस नहीं पड़ता, रोल नंबर आपका सिर्फ पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पड़ेगा, जिससे हमारा पक्षपातपूर्ण रिजल्ट है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मितव्ययिता, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए कि लेवल उतना नहीं लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा हो। ठीक है, एग्जाम कराया जाता तो उससे ज़्यादा खर्चा ना हो। आप कोई फिल्म देते, फिल्म कौन सी पॉपुलर कौन सी फ्लॉप होती है, देखिए कितने कम रेट में बनी है और कितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, तो उसको ज़्यादा हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये फिल्म ज़्यादा अच्छी है, ब्लॉकबस्टर रही। तो आपका मितव्ययिता कम खर्च करने वाला हो, व्यवहार परक हो। व्यवहार परक का मतलब वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने लायक हो। ऐसा परीक्षण हो जिसको आपने यहाँ प्रयोग किया तो उसका कुछ और ही रिजल्ट है, और ये रिजल्ट इस दायरे से आप निकल के बाहर गए तो उसका रिजल्ट कोई दूसरा ही हो। ठीक है, आपका ये हो गया विभेदक, अलग अलग बौद्धिक स्तर पर परिणामों में अंतर। मतलब है कि आपका अलग अलग बौद्धिक स्तर, आपका अलग अलग IQ है, कुछ ना कुछ आपने अंतर दे दिया। ठीक है, अलग अलग बौद्धिक स्तर में परिणामों में अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विभेदक, मानक, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपके परीक्षा में होता है कि एक मानक होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि जैसे इसमें बताया कि एक प्रश्न का 2 नंबर है, तो हमारा एक मानक लेके हम चल रहे हैं कि एक प्रश्न में नेट में एक प्रश्न का 2 नंबर है, और ये मानक हर जगह पर आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, और किसी एक के लिए नहीं होगा कि आपको एक ही नंबर मिले, एक प्रश्न का एक ही नंबर मिले, तो एक मानक भी होना चाहिए। सीमा एक होनी चाहिए, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति पर काम नहीं करेगा। ठीक है, एक मानक है कि आपने बता दिया कि आप इस ताले से ये भी ताला खोल सकते हैं चाबी से, और उस चाबी को लगाकर भी दूसरा ताला खोल सकते हैं, तो ऐसी नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे आपका JRF में एक आपकी एज लिमिट है। ठीक है, जनरल वालों के लिए एक एज लिमिट रख दी कि इसके बाद वो JRF नहीं दे सकते, तो एक सीमा, एक बाउंडेशन भी होनी चाहिए। 60 साल के बाद हमारा रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक सीमा रखिए, ये नहीं कि आप जीवन पर्यंत वो चीज़ करते जाए, क्योंकि हम जब तक अच्छा और बेस्ट कर सकते हैं तब तक उसकी एज लिमिट रख दी जाती है, जब तब तक हम कर सके। स्वीकार्यता, लोगों में मतभेद ना हो, जैसे परीक्षा में उत्तरों को लेकर आम सहमति, तो स्वीकार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने, अब देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर क्यों होता है, पहले होता था कि थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिया गया, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर, तो आपत्ति होने लगती है, सर मैंने भी लिखा था लेकिन उनको ज़्यादा नंबर मिल गया, मैंने भी ऐसी कॉपी, उसको तो कम आता था लेकिन उसको भी इतना नंबर मिल गया, तो लोग पहले बहुत आपत्ति करते। अब हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, आपका ज़्यादा इतना झंझट नहीं होगा, जो आंसर एक ही आंसर सही होगा, जिसने इस पर आंसर दिया सबको एक एक नंबर मिलेगा। आपका ये हो गया स्वीकार्यता, लोगों के द्वारा स्वीकारा जाएगा। तो आपका क्या क्या है, अच्छे परीक्षण के विशेषताएं, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मितव्ययिता, व्यवहार परक, विभेदक, मानक, सीमा, स्वीकार्यता। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद आपका था एक पॉइंट रह रहा है जो आपको पूछा जाता है, मानक की त्रुटियां कौन सी हैं, आपकी मानक की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, आप जैसे मापते हैं तो कौन सी त्रुटियां, ये तो हमारे अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हो गई, लेकिन क्या त्रुटि हो जाती है जब हम मापते हैं, तो हम देखिए व्यक्तिगत आधार पर कभी किसी चीज़ को नाप लेते हैं तो व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती हैं। कभी कभी होता है क्लास में हमें ने कभी बता दिया कि हाँ बच्चा आपने अच्छा किया तो आप बेस्ट हो, ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको बता देते हैं ना, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट दे दिया, तो एक व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती है। एक हो जाता है आकस्मिक त्रुटियां, कभी आपको फीवर आ गया, आप अपना अच्छे से क्लास में नहीं कर पाए, ठीक है, आप अच्छे से क्लास में नहीं बता पाए, तो आप फर्स्ट एक बार आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो आपका हो जाएगा। त्रुटियां कौन सी होती है मापन में, मैं आपको बता रही हूँ मापन में त्रुटियां। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। मापन में क्या आती हैं आपकी त्रुटियां, ये होता है आपकी त्रुटियां कौन सी हैं, तो आपका है व्यक्तिगत स्थान पर आ जाता है त्रुटियां, व्यक्तिगत होता है आपका, ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटियां मैंने आपको बता दी क्या होती है, कि आपके पर्सनली आप उसको कुछ आप अपने आप से रिजल्ट दे देते हैं। आकस्मिक, आप कभी बीमार हो गए,
आप कभी बीमार हो गए, आपने इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, तो आपको निर्धारित कर दिया गया कि आप बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं हो, जबकि आप हमेशा नंबर 1 आते हो पढ़ने में। कुछ कारण हो सकते हैं इसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए। इकाई संबंधी त्रुटियाँ, ठीक है, इकाई संबंधी त्रुटि, ये आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जिसमें हमको समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब निकल रहा है। इकाई संबंधी हो गया, ठीक है, ये हो गया मानक की त्रुटियां। व्यक्तिगत हो गया आपका, व्यक्तिगत आकस्मिक। इकाई संबंधी आपका होगा सार्वभौमिक त्रुटि, एक हो जाती है सबसे जाती है, एक होती है सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक, ये आपकी हैं त्रुटियां मापन संबंधी, ठीक है। अपना ये देख लीजिए, एक फर्स्ट, सेकंड, आपके थर्ड, ये हो गए फोर्थ। अब आपका है मेन, आपके फर्स्ट यूनिट में आपका नाम दिया होगा मूल्यांकन। देखिए, आप अगर ऐसे पढ़ रहे होंगे कि सिर्फ टॉपिक डाल रहे हैं, आपने फर्स्ट यूनिट डाली, उसमें से 5 आपके चैप्टर दिए हुए हैं, सिर्फ चैप्टर आपने उसी को डाल पे गूगल पे सर्च कर लिया, बस मेन लिमिटेड आपने दायरा पढ़ा। लेकिन अब ये पढ़ा करिए कोरिलेट करके, कि अगर आपसे मूल्यांकन, देखिए आपके उसमें मापन नहीं दिया, आपने सिर्फ मूल्यांकन दिया, लेकिन मूल्यांकन से पहले आपको ये भी तो पता ना मापन क्या होता है, और इससे क्वेश्चन पूछा भी क्या। तो अगर आपसे लिमिटेड दायरा लेके चल रहे हैं, मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि उसमें देखिए उससे आने वाले किस किस एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो चीजें आपको लेके पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन, मूल्यांकन आपका मतलब है एवोल्यूशन, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन पहले से पहले मापन पढ़ चुके हैं, मापन क्या होता है। अगर आपको मापन पता है तो आप मूल्यांकन निकाल लेंगे। आपको अगर मापन और मूल्यांकन दोनों का अर्थ पता है तो आप अंतर निकाल लेंगे। अगर मापन और मूल्यांकन का अर्थ पता है तो आप उसकी विशेषताएं भी कर लेंगे, उसके अंदर क्या क्वालिटी होती हैं। आप बात को समझ रहे हैं कि विशेषताएं अगर आपको पता है वही आपके अर्थ बनता है, अगर आपको अर्थ पता है तो वही आपके आगे विशेषताएं बनती हैं। तो मूल्यांकन क्या, मापन हमें सिर्फ यह बताता है कि मात्रा या गुण संख्या में कितनी है, कितनी संख्या में है, वो चीजें आपको बताता है मापन। लेकिन मूल्यांकन आपका क्या कहता है, लेकिन मूल्यांकन हमें यह बताता है कि यह गुण या संख्या पर्याप्त है या नहीं, ठीक है। जो हमें संख्या बताई गई है और ये जो हमारे भार या वजन जो भी बताया गया सही है कि नहीं, हम उस चीज पे मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। हमने तो अपना काम कर दिया, हमको नंबर मिल गए, बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमको नंबर मिले, जो मार्क्स मिले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे अकॉर्डिंग है, जितना हमको नॉलेज उसके अनुसार है या नहीं। उसके बाद हम ऑब्जेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना, निर्णय प्रदान। हम अपना काम तो कर देते हैं लेकिन निर्णय हमें कौन सुनाता है, निर्णायक हमें अपना निर्णय बताता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मूल्यांकन की डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनकी डेफिनेशन से पूछे थे। ये आपके एक राइटर है एम.एन. दांडेकर, एम.एन. दांडेकर। ये क्या बोलते हैं मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन की परिभाषा उस व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की है, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि सिर्फ उसने किताबी नॉलेज प्राप्त किया है, उसने 60% मार्क्स या प्रदान किए हैं, या उसके अंदर में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसने अपने उद्देश्य को, आपने ऐसे पढ़ाई किया, आपने उद्देश्य अपने पर्पस को आपने प्राप्त कर लिया, आपने नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया, आपने अगर एमए की पढ़ाई की है, यहाँ तक की है, कोचिंग भी की है, और आपने सेल्फ स्टडी की, तो आप अपने उद्देश्य को पा सके हैं या नहीं पा सके, ये हम मूल्यांकन के थ्रू आपका पता लगाते हैं, ठीक है। आपने 60% मार्क्स तो हासिल कर लिए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उस 60% मार्क्स का हम क्या करेंगे अगर हम अपने लक्ष्य को ही नहीं पा सकते। एनसीईआरटी ने क्या बताया, मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिससे 3 अंग हैं, शिक्षण उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया, किस तरह से हमने अधिगम किया है, किस तरह से हमने पढ़ा है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य फर्स्ट हो गया, अधिगम प्रक्रिया आपके सेकंड हो गया, और व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, इसकी व्याख्या और विश्लेषण ही आपका क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है, तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन, इनकी व्याख्या और विश्लेषण ही इसका अधिगम है, यह मूल्यांकन है, आपका विश्लेषण ही अधिगम है, ठीक है। कोठारी आयोग ने आपका क्या, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कोठारी आयोग ने कहा है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जो शिक्षण का अभिन्न अंग है, जो शिक्षण का अभिन्न अंग है एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ा है, कि हमने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं प्राप्त की है, ठीक है। हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है कि नहीं प्राप्त किया उद्देश्य, ओके। कोठारी आयोग ने कहा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जो शिक्षण का अभिन्न अंग है एवं उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि एग्जाम में
मूल्यांकन आपका देखा, आपको चैप्टर भी दिया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका मूल्यांकन एक चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट यूनिट में ये आपका चैप्टर, इससे इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी क्वेश्चन आपके, जितनी भी डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है, मैंने वो आपको बता दी है। इसके बाद जिससे क्वेश्चन आते हैं आपकी, इनकी विशेषताएं और इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको इससे थ्योरी बता रही हूँ। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। जैसे आपने मापन के पढ़े थे कितने प्रकार है, कितने स्तर है, उसी तरह मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से कोई आप एग्जैक्ट नहीं कि आपके 4 ही प्रकार होते हैं, 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपका एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। आपको इसमें थ्योरी दे दी जाती है कि ये प्रकार के मूल्यांकन है, उसमें से आपको उसका अर्थ में मैच भी कराना होता है। ये भी अर्थ आता है कि उसमें मैचिंग वर्ड बहुत आता है, ठीक है। तो आपका अगर योगात्मक मूल्यांकन क्या है, तो जैसे आपके योगात्मक मूल्यांकन मतलब सत्र परीक्षा, एनुअल एग्जाम आपका होता है। एनुअल एग्जाम इसको बोलते हैं, एनुअल एग्जाम, कि पूरा आपका साल भर में एक बार ले लिया गया, आपको पता चल गया कि आप फर्स्ट डिवीजन है, आप सेकंड डिवीजन है, आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं, आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं। आप चाहे जितने टैलेंटेड हो, ये हमारा प्योर नहीं होता है, ठीक है। आप कभी उस टाइम, आप एग्जाम देने के टाइम आप बीमार, आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपका माइंड इतना काम नहीं कर रहा है, तो आपको आपका रिजल्ट बता दिया गया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मतलब आपका साप्ताहिक मूल्यांकन, आपका सब हर हफ्ते, वीकली एग्जाम इसको बोलते हैं। तो आपका हर हफ्ते आपका एग्जाम लिया जा रहा है, उससे आपको पता क्या रहा है, आप एक हफ्ते में आपने खराब कर दिया, इस हफ्ते आप नहीं पढ़ने हैं, तो आपका रिजल्ट आपका बेकार हो गया, ठीक है। आपका ये सतत मूल्यांकन, इसको हम लोग सबसे राइट इसी मूल्यांकन को बोला, शिक्षा में ऐसा ही मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा हमारा लाइफ में मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन, आज नहीं 1 साल बाद ले लो, डेली डेली हमारा मूल्यांकन क्लास में होना चाहिए कि तुम पढ़ने में कैसे हो, कैसे तुम नहीं हो, तुम्हारे क्या कारण है, क्या रीज़न है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता। धीरे धीरे तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता लगाना चाहिए, कमियों के बारे में पता लगाना चाहिए। डेली आपको मूल्यांकन क्लास में टीचर्स को ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना, ऐसे देखना चाहिए कि स्टूडेंट हमारा पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं, इसकी कॉपी क्यों नहीं कंप्लीट। तो हमारा डेली उसका मूल्यांकन होना चाहिए क्लास में, तभी तो सेशन डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को हम अच्छे से देख नहीं पाते, कौन क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ पा रहा है, किसका ध्यान लगा है कि नहीं बोर्ड पर। तभी देखो हमें क्लास में लिमिटेड रहते हैं, हमारे सेशन डिवाइड। ऐसा तो पूरा हॉल में हम बता दें, छोटे बच्चों को ऐसे क्यों नहीं बताते हैं, एक खूब बड़ा का हॉल ले लें, उसी में सारे बच्चों को डिवाइड करके एक साथ पढ़ा दें, ऐसा नहीं। हमारे बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि उनकी नींव मजबूत होगी तभी उनको आएगा, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नैदानिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन का मतलब है आप उनके कारणों का पता लगाएं, ठीक है। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि इसमें बच्चों को क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसका कारण क्या है, ऐसा क्या चीज़ है, क्या कमी रह रही, तो उसके नैदानिक मूल्यांकन होना चाहिए, उसके कारणों का भी पता लगाना चाहिए। उपचारात्मक मूल्यांकन, क्यों नहीं रहा, उसकी कमी का, आपको कमियों के बारे में पता चल गया, कारण पता चल गया, उसके बारे में उसका उपचार करना, निदान करना, ठीक है, सोल्यूशन ढूंढना। शैक्षिक आपका हो गया मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, यह होता है शिक्षा में प्रयोग। जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है यह आपका एक्चुअल में शिक्षा में प्रयोग होता है। ये मूल्यांकन कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का आपका मूल्यांकन होता है, एक होता है परिमाणात्मक, एक होता है गुणात्मक, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन आपका 2 प्रकार का होता है, परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक मौखिक होता है मूल्यांकन, आपका लिखित होता है, और आपका होता है प्रायोगिक। मौखिक आपका होता है, छोटे बच्चों से आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, टीचर्स क्वेश्चन किया करते हैं क्लास में और आप आंसर देते हैं, तो ये मौखिक हो गया। आपका लिखित में आपका रिटन एग्जाम भी आपका होता है, आपका प्रायोगिक भी होता है, प्रैक्टिकल भी आपका होता है। तो ये होगा आपका परिमाणात्मक, इसके अकॉर्डिंग आपको अंक या आपका मूल्यांकन किया जाता है। ये होगा गुणात्मक, आप कैसे हो, आप ईमानदार हो, आपका लिख के आता है कि हाँ आपका अच्छे चरित्रवान हो, आप उच्चतम हो, आपकी श्रेणी अच्छी है, ठीक है। तो आपका एक इस टाइप में भी आपकी क्लास में एक डिवाइडेशन होता है कि आप ईमानदार हो, आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा ड्रेसिंग सेंस में आते हो, आप परफेक्ट, आपकी पर्सनालिटी है, आप बहुत अच्छे वक्ता हो। तो इसमें आपको नंबर नहीं दिया जाता है, आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको आपका मूल्यांकन होता है, आपका एवोल्यूशन होता है। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। ये सिंपल प्रकार है। आपके बोला जाता है कि ये तो टीचर स्टूडेंट का हो गया मूल्यांकन। अब देखा जाता है कि एक व्यापक तौर पे मूल्यांकन होता है आपका, वो टीचर के लिए जरूरत है। कुछ वर्ड आते हैं आपको जो नेट जेआरएफ के लिए, ये तो आप देखेंगे सिंपल से ये मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब आपको इसके बाद जो मैं बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक, वो आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपका हो जाता है, एक टॉपिक है आपका, हाँ आपका आता है मूल्यांकन में। मूल्यांकन में कुछ प्रकार आपका शेष हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव संदर्भित मूल्यांकन आपका क्या होता है, निकट संदर्भित मूल्यांकन आपका क्या होता है, निर्माणात्मक संदर्भित मूल्यांकन आपका क्या होता है, और संकलनात्मक मूल्यांकन आपका क्या होता है।
इसको जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है। यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है। मानक संदर्भित, आपका नाम से पता चल रहा है कि मानक संदर्भित, तो यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है। यह देखना होता है कि कक्षा में विद्यार्थी एक दूसरे से कितना आगे और पीछे हैं। इस मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि स्टूडेंट जो क्लास में है कौन तेज है, कौन उसके कितने पीछे है। ठीक है, इसका आपका यह मतलब होता है। निकट संदर्भित का मतलब होता है यदि किसी कॉलेज में कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया है तो प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिससे प्राप्तांक इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर हैं या इससे अधिक होंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी डिप्लोमा लेते हैं, जैसे आपका रखा गया आप बीएड करते हैं तो 55% जिसका मार्क्स होगा वही बीएड कर सकता है। बीटीसी होगा आपका अगर 120 प्लस परसेंटाइल या 120 से ज़्यादा है वही बीटीसी कर सकता है। ठीक है आपका, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका रखा जाता है। आपका एलएलबी है तो कितने परसेंट पे, आपका 50% से ऊपर होगा तभी आप एलएलबी कर सकते हो। तो एक आपका मानक रख दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको निकट संदर्भित मापन किसके अंतर्गत आता है कि यदि कॉलेज में कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया, अगर प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिनके प्राप्तांक इस कट ऑफ पॉइंट के अंतर्गत है या इससे अधिक है। ठीक है, इसी मूल्यांकन आपका ये हो जाता है कितने स्टूडेंट हैं ऐसे, कितने स्टूडेंट ऐसे नहीं है। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है। देखिए अब मैंने आपको बताया है कि अर्थ अगर आपको पता है तो वही आपकी विशेषताएं होती है, विशेषताएं भी आपकी वही अर्थ, और कुछ डेफिनेशन में भी आपकी विशेषताएं वही इंक्लूड होती हैं। ओके, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, तो इसका प्रभाव कार्यक्रम को बनाने वाले और विकसित करने वाले पर पड़ता है। जो निर्माणात्मक का मतलब है रचनात्मक, जिसने रचना की है ये मूल्यांकन सिर्फ उसी पर हो जाता है। विकासोन्मुखी मूल्यांकन है, ठीक है, ये विकास करता है, डेवलप करता है, और ये निर्माणात्मक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा विकासोन्मुखी होता है कौन सा नहीं। तो ये निर्माणात्मक जो मूल्यांकन आपका रचनात्मक, यही आपका विकासोन्मुखी है, ये निर्माणात्मक आपका नहीं है, ये निर्णय प्रदान नहीं करता है या प्रश्नों पर चर्चा करता है। हम क्लास में होते टीचर स्टूडेंट हमारा चर्चा किया करते, कोई भी प्रश्न कोई भी टॉपिक मिल गया उस पर हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग का प्रयोग नहीं होता इसमें ग्रेडिंग का यूज बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, रचनात्मक में हम क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग होती रहती है। विद्यार्थी ने किस सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करें। टीचर अगर कोई भी टॉपिक से पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो देखते हैं कि हाँ कौन सा स्टूडेंट कितने ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे, कैसे दे रहा, उसको कितना कमांड है उस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में उसको कितना कमांड है। हम ऐसे भी क्लास में एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितना ज़्यादा तेज है। तो ये हो गया आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन कि टीचर क्वेश्चन करता जाता है और स्टूडेंट आंसर देता जाता है, तभी टीचर उसका आकलन कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेडिंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें प्रश्नों पर चर्चा की थी, ये विद्यार्थियों से किस सामग्री पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, ये आपका अर्थ हो गया। अब इन्हीं दोनों के अर्थों को हम इसमें अंतर भी कर सकते हैं। तो संकलनात्मक मूल्यांकन आपका क्या है, ये शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जो शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ता है उन पर पड़ता है। ये निर्णयात्मक होता है। ठीक है, ये निर्णयात्मक होता है, ये निर्णयात्मक नहीं होता था। ये कैसा होता था, विकासोन्मुखी या मानक आधारित होता है। ये मानक आधारित, ये ग्रेड देता है। ठीक है, ये ग्रेड नहीं देता था, ये आपका ग्रेड देता है। ये क्या है, तो शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा किया गया है। जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे हमने किस मात्रा में, किस क्वालिटी तक कितना हमने प्राप्त कर लिया, कितना भी हमारा शेष रह गया है। ओके, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रकार। पहले आपको मैंने 6 प्रकार बताया था, फिर उसके बाद ये आपके इतने अन्य प्रकार हैं, जैसे मानक संदर्भित, निकट संदर्भित, निर्माणात्मक, संकलनात्मक मूल्यांकन है। आपका मापन और मूल्यांकन में मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, कंप्लीट थ्योरी हो गई है आपको। और इसके बाद आपने अगर मेरी थ्योरी देखी है और आप मेरे इसके क्वेश्चन आंसर, इसका लेवल देखना चाहते हैं, तो जब मैं पूरी कंप्लीट थ्योरी करवा लूंगी 10 यूनिट्स का, उसके बाद मेरी थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे क्वेश्चन है, मेरा जो मैं यूनिट बनवाती हूँ। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था जून में 2023 में जो आपका एग्जाम था, उसमें मैंने 5-6 आपका मैंने वीडियो ली थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसरिंग कराई थी। क्वेश्चन आंसर मेरे ऐसे थे कि उससे एक भी बाहर या उसका एक एक क्वेश्चन हर पेपर में हर शिफ्ट में आया हुआ था, मेरा एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं था। तो मैं पहले चाह रही थी कि मैं आप सबको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवाऊं, बट आपका ये कमेंट नहीं आया, आपने बोला मैम थ्योरी करवाई, तो मैं थ्योरी जो इंपॉर्टेंट मैं वो करवा रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये थ्योरी मैम आपकी नहीं है, आप मुझे समझाई, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप मेरा ये सेशन देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जरूर देखिएगा,
क्योंकि वो मेरा होता है ना कि एक्सपीरियंस होता है, पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि जो भी क्वेश्चन लेके आता है वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए बहुत आपके लिए काम करेगा, वर्कफुल रहेगा आपके लिए। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।